नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दे का। एक तरफ जहां देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्री और अधिकारियों के आवास से सर्किट हाउस समेत तमाम बड़े निर्माणों पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही नवा रायपुर के प्रस्तावित नया विधानसभा भवन के लिए जारी टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सीएम बघेल ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को महतारी दुलार योजना के जरिए संरक्षण देने का फैसला किया है। वहीं सरकार निर्माण को रोकने के फैसले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव के चलते लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले और उस पर हो रही राजनीति पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर देश भर में चर्चा है। विपक्षी दलों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट की वजह से नया रायपुर में चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने का फैसला किया है। सरकार ने राजभवन, विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों और अधिकारियों के निवास के निर्माण को आगे बढ़ा दिया है। साथ ही विधानसभा के लिए किए गए टेंडरों को भी निरस्त कर दिया गया है। देखिए, 26 अप्रैल को ही हमने एक सर्कुलर जारी किया था कोविड के कारण से वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए और अमितव्ययता के लिए हमने आदेश जारी किया था। उसके बाद कल हमने फैसला लिया कि ये जो विधानसभा भवन बन रहे हैं उसका टेंडर रोका जाए और साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, अधिकारियों के जो बंगले बन रहे थे उस पर हमने रोक लगाई। तो ये क्योंकि कोरोना काल के कारण से बहुत सारे आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है और इस कारण से ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह निर्णय निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। मैं इस वक्त अभी नया निर्माणाधीन जो मुख्यमंत्री निवास है नवा रायपुर में, वहां पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण कार्य जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास है ये, इसके अलावा राजभवन, इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास के अलावा जितने भी मंत्रियों के बंगले हैं, विधायकों के बंगले हैं, ये सभी जगह काम रोक दिया गया और साफ कह दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि पहली प्राथमिकता हमारी कोविड-19 है, उससे निपटना पहले जरूरी है। ये तो बंगले हैं, निवास है, ये बाद में भी बन जाएंगे, अभी इन्हें बनाना जरूरी नहीं है। सरकार के इस फैसले के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सामने आए हैं और उन्होंने फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। आज जबकि जरूरत है हमारे प्रदेश में आम जनजीवन का स्वास्थ्य और कोरोना से उनको बचाने की, तो ये जो राजभवन, विधानसभा भवन और मंत्री बंगले जिसकी लागत लगभग 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा, उस कार्य को स्थगित करने का निर्णय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के जनजीवन को बचाने में किया जाएगा। एक और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा निर्णय हुआ और देश में जब केंद्र में जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस बनाने का काम, सेंट्रल विस्टा पे बनाने का जो काम चल रहा है, उसको स्थगित करने के बारे में सारे देश में मांग हो रही है। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्यों मौन है। तो दोनों बातों का अगर आप तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जनता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि बीजेपी अब भी राज्य सरकार के फैसले पर पलटवार करती दिखी। इस मौके पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कांग्रेस सरकार ना सोचे। लोगों के पास में वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 18 से 44 साल के लोग निराश होकर वैक्सीनेशन सेंटर से घर वापस जा रहे हैं और इस सरकार को अगर चिंता है तो मुख्यमंत्री का महल बनाने की, मंत्रियों के महल बनाने की, राजभवन बनाने की, विधानसभा बनाने की चिंता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो जो रोका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अगर रॉन्ग कॉर्नर में आई है तो छत्तीसगढ़ के कारण आई है और केंद्र के दबाव में इन्होंने रोका है। बीजेपी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जवाब में अभी तक छत्तीसगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों का हवाला देती थी, लेकिन बघेल सरकार के इस फैसले के बाद से अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को काउंटर करने का मौका उनके हाथ से निकल गया है, जिसकी वजह से बीजेपी अब सरकार को वैक्सीनेशन और कोरोना के मुद्दे पर घेरने में लगी हुई है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ नवा रायपुर से आदित्य नामदेव।
तो इसी पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी रहेगा। तारुफ आपका करा दें, डॉक्टर हेमंत चटर्जी रहेंगे लगातार हमारे साथ, सीनियर सर्जन के तौर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सुशांत शुक्ला रहेंगे जो कि सीनियर बीजेपी के लीडर हैं। स्वागत है सुशांत साहब आपका। और साथ ही हमारे साथ रहेंगे सुबोध हरितवाल साहब जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। सुबोध हरितवाल साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या केंद्र के दबाव का ये असर है जो आपने निर्माण कार्य को रोक दिया है? क्यों, किस तरीके का दबाव? अगर हम निर्माण करना चाहें तो उसमें प्रधानमंत्री जी हो चाहे उनका पूरा मंत्रिमंडल हो, हमें रोक तो नहीं सकता। और किसी भी तरीके का दबाव अगर उनका होता तो क्या वो खुद के बगलों में नहीं झांक रहे हैं? अगर हम पर दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी तो पहले उनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, नए पीएम हाउस के निर्माण को रोकना चाहिए था, फिर हमें आईना दिखाते। देखिए ये पूरा मामला एक जनहितैषी मामला है। भूपेश बघेल जी को ये महसूस हुआ कि ये चीजें प्रायोरिटी नहीं है और उस प्रायोरिटी को रोकना आज के समय पर ज्यादा उचित है। उन्होंने उस प्रायोरिटी को रोक दिया। और जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, अंसारी जी आप बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि बीजेपी को कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं और कांग्रेस को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाजपा क्या कर रही है या केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो उन लोगों को भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस की सरकार फिर क्या कर रही है। वो लोग भी अब कमेंट ना करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बृजमोहन जी जैसे एक सुलझे और इतने बड़े राजनेता ऐसी बात करते हैं। और मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी हमेशा एग्जाम्पल बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने फिर एक उदाहरण पूरे देश के सामने पेश किया है, एक आईना पूरे देश को दिखाया है कि अगर गैर जरूरी चीजें हैं तो उन्हें हम बंद करें और जरूरी चीजों पर ध्यान लगाएं, जैसे कोविड है, जैसे उन्होंने, आपने भी बताया, स्कूल फीस वेव ऑफ कर दी उन बच्चों की जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण हो गई है या घर के एक कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके लिए उन्होंने स्कूल फीस वेव ऑफ कर दी है। अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें 500 और 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति ऑफर कर दी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री और ऐसी संवेदनशील सरकार के ऊपर सवाल उठाने का कोई भी हक भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है सुशांत शुक्ला साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है? क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मामला है, सरकार कांग्रेस की है, इसीलिए विरोध किया जा रहा था। जो सेंट्रल विस्टा बन रही है उसके खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं बोलेगा? शरीफ जी, छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार बोलता आ रहा हूं। आज उसी की परिणति हुई है कि इन्होंने दिखावे के लिए 1000 करोड़ रुपए तक के काम को रोका है, परंतु सच्चाई कुछ और है। छत्तीसगढ़ आर्थिक आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक आपातकाल भी झेल रहा है। यह प्रदेश नेतृत्व विहीन है। जिस विभाग, आज जो कोरोना संक्रमण हो रहा है, जिस विभाग के नेतृत्व में उसके उन्मूलन की कार्रवाई चल रही है, उसके मंत्री को उनके मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेते। प्रदेश शराब तो दिया जा सकता है लेकिन दवा नहीं दी जा, दारू दी जा सकती ऑनलाइन। पूरी इनकी वेबसाइट ठप पड़ी हुई है, परंतु व्यवस्था के ढांचे में हमारे साथी मित्र सुबोध कहते हैं कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। माननीय सुबोध जी, यह प्रदेश जनादेश आपको मिला है संवेदनशीलता दिखाने के लिए। आप छत्तीसगढ़ के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कृपया अपने मुख्यमंत्री की स्तुति वंदना करने के बजाय व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दें अपने दल की तरफ से, तो ज्यादा अच्छा होगा छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, इस बीच हेमंत चटर्जी के पास चलेंगे। हेमंत चटर्जी, आज जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐलान किए हैं राहत देने की बात कही है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं जैसे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से ऐलान किए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी उसी तरह के ऐलान किए हैं। कितना फ़ायदा लोगों को मिल पाता है? चूँकि ऐलान कर दिया जाता है तो एक माहौल ये हो जाता है कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ होता है वो विपक्षी पार्टियों का ये कहना होता है कि ज़मीन पर कुछ नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोरोना के इस आपातकाल में हमारे या प्रशासन या सरकार की तरफ से जो भी प्रयास करे जा रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे जो मेन मुद्दे हैं उससे हम दूर ना हटें, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा है, करीब करीब 3 महीने हो गए वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चालू हुए, मगर आज तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन सबको लगना है, कैसे लगना है, कब लगना है, वैक्सीन की परेशानी है क्या है। इन सब मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना को परास्त करने के लिए केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा।
हमने पहले भी बताया है, वैक्सीनेशन के लिए हम ये क्यों सोच रहे हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर, बैक लाइन वर्कर, प्रायोरिटी पर्सन्स, अब वो सब चीज खत्म हो चुकी है। अब कोई फ्रंट लाइन वर्कर, कोई बैक लाइन वर्कर नहीं है। हेमंत जी, दिक्कत यहाँ पर एक आ रही है, हमारे जितने भी लोग हैं, ये आ रही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। राज्यों में कई जगहों पर वैक्सीनेशन को रोका गया है। आज हमने छत्तीसगढ़ की भी खबर ये दिखाई थी कि एक इलाका ऐसा जहाँ पर कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई, लिहाजा तमाम लोगों को वापस भेज दिया गया। इसी से हम लोग बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं। वैक्सीनेशन में ऐसी परेशानी आनी ही क्यों चाहिए थी? अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास पूरा नेटवर्क है। मैंने पहले भी अपने कई बार संवादों में ये बताया है कि पल्स पोलियो अभियान को हमने किस तरह सफल बनाया था। हमारे पास पूरे चैनल्स हैं, हमारे पास लोग हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन की कमी क्यों हो रही है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा सहायता केंद्र, हर कोई आतुर है वैक्सीनेशन के लिए, बट हमको बैकफुट में जाना पड़ रहा है। क्यों ना हम वैक्सीनेशन को टोटल ओपन कर दें, ना कोई एपीएल हो, ना कोई बीपीएल हो, ना कोई 18+ से आगे जितने लोगों को अभी तक जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी, उनको पूरी सहर्ष स्वीकृति देके हर को वैक्सीन लगाने का हमको जिम्मा लेना चाहिए। सरकार को उसको एक प्रायोरिटी में लेना चाहिए। हमारा मेडिकल फर्टर्निटी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार को कि वैक्सीनेशन को वॉर लेवल पे निपटाने की कोशिश करें। किसी भी तरह उसके जो भी मुद्दे हैं उसको सबसे फ्रंट लाइन लाए। बाकी जो प्रोजेक्ट बंद करना है, कहां से क्या आएगा, ये हम तो जानते नहीं है सब बातों को। लेकिन दिक्कत सर हेमंत जी, दिक्कत यही है ना कि अभी हमने सुना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, जो आज भूपेश सरकार ने किया, जो निर्माण के कार्य चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया, लेकिन विपक्ष तो उसको दिखावा बोल रहा है। इन सब चीजों में कोई हमको महत्व नहीं देना चाहिए। आम जनता को मेन जो हमारी आजकल कंसर्न है, कोरोना से कैसे टैकल करना है, कोरोना को ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करके वैक्सीन लगाना है, इन सब मुद्दों पे हम लोग ज़्यादा जोड़ना चाहिए। हमको ये चीज़ों से मतलब ज़्यादा नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारी मेन जिम्मेदारी चिकित्सा कर्मी होने के नाते एक ही है कि कोरोना को हमको परास्त करना है। हमको कोरोना का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करना है, कोरोना के मरीजों की जल्दी से जल्दी जांच करके उनको टारगेट करके उनका ट्रीटमेंट एक्सटेंड करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर आदमी को वैक्सीन पहुंचाना है, लगाना है। ये हमने देख लिया है क्योंकि जिनको भी वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों को कोरोना से संक्रमण कम हुआ है। एक तो हुआ ही नहीं है, और जिनको हुआ भी है बहुत कम हुआ है। तो हमारा आज के दिन मुख्य उद्देश्य वैक्सीनेशन और केवल वैक्सीनेशन ही होना चाहिए। ठीक है, सुबोध हरिद्वाल साहब, आज जो सीएम की तरफ से, सरकार की तरफ से योजनाओं का ऐलान किया गया है, जरा आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, अगर आप बता पाएं तो। जी, किस टाइप की योजना होता जो राहत की, कौन सा पूछना चाहते हैं आपको? मैं बता दूं कि पहली बात तो सीएम साहब ने सारे जो निर्माण चल रहे थे, जितने भी निर्माण नए रायपुर में सरकारी भवनों के, विधानसभा के, राजभवन के, मुख्यमंत्री निवास के, मंत्रियों के निवास के, एमएलए हॉस्टल का जो निर्माण चल रहा था, उसे सबसे पहले रोकने का निर्णय लिया, और विधानसभा भवन के लिए जो टेंडर निकला था उसे निरस्त किया। ये एक पहला हुआ था। उसके बाद उन्होंने स्कूल फीस के लिए जो आज निर्णय लिया है, जो आपने भी अपने हेडलाइन में बताया और सारे लोगों ने सुना भी होगा, कि जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को या घर में सिंगल कमाने वाले को खोया है, उन सारे लोगों को, उन सारे बच्चों को राज्य सरकार मुफ्त में पढ़ाई कराएगी। इसके साथ ही जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी टॉपर बच्चे हैं, उन सभी को 500 रुपए और 1000 रुपए के हिसाब से पर मंथ स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट भी सरकार द्वारा किया गया है। और मैं हेमंत चटर्जी जी की बात पे आता हूं। अंसारी जी, मैं हेमंत चटर्जी जी की बात पे आना चाहूंगा। सर ने कहा कि अभी सिर्फ और सिर्फ जरूरी है वैक्सीनेशन। हाँ। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा रही। मैं मानता हूँ वो हेल्थ एक्सपर्ट है, वो किसी तरीके की राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना देर एक इतने बड़े चैनल पर स्पेस लेकर के कहा है, उस पर सफाई देना मेरा फर्ज बनता है कि सर, वैक्सीनेशन ड्राइव हर कोई चलाना चाहता है। हर व्यक्ति जैसे आप और मैं चाहते होंगे कि हमारे घर का हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए जी, वैसे ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला हर एक नागरिक वैक्सीनेट हो। उनका पूरा छत्तीसगढ़ उनका घर है। इस सरकार को चलाने का अर्थ सिर्फ एक जिला, एक विधानसभा, एक शहर चलाना नहीं होता है। हाँ। सब चाहते हैं कि हमारे घर में सब वैक्सीनेट हो जाए, सब सुरक्षित हो। कोई नहीं चाहता उसके प्रदेश में कोरोना के कारण लॉकडाउन रहे और व्यवस्थाएं
मतलब पूरे प्रदेश की ऐसी की तैसी हो जाए, कौन चाहता है? हर व्यक्ति चाहता। लेकिन अब इस बात के लॉजिक पर आते हैं। आपने भंडारा अनाउंस कर दिया, मौका दूंगा आपको, लेकिन आपने खाना बनाने वाले से बात ही नहीं की। ठीक, कि भैया खाना बना पाओगे, खाना बना पाओगे तब तो भंडारा अनाउंस करें। आपने भंडारे का अनाउंसमेंट कर दिया सर। आपने कह दिया 1 मई से 18 प्लस को वैक्सीन लगेगी। सर देश की 65% जनता 18 प्लस है। आपने उनके लिए अनाउंस किया, वो सबसे ज्यादा उत्साहित जनता है, वो लोग वैक्सीनेशन को लेकर के सबसे ज्यादा सजग थे और वो लोग सबसे ज्यादा उत्साहित भी थे। आपने हमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं कराई और आपने कह दिया कि चाहिए वैक्सीन लगाइए। सर हम कैसे लगाएं? आप जैसे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो गैर राजनीतिक लोग हैं, मांग कीजिए केंद्र की सरकार से कि भाई वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अंसारी जी, वहां भी वैक्सीन ड्राइव को बंद कर दिया गया है वैक्सीन नहीं होने के कारण। तो क्या येदियुरप्पा जी पर आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? दिल्ली की कई विधानसभाओं में रोक दिया गया है, मध्य प्रदेश के कई शहरों में 18 प्लस का वैक्सीन रोक दिया गया है। ठीक है सर, जवाब तो ले लें। क्यों नहीं आरोप लगाते? ठीक है, मैं बताता हूं क्यों रुक रहा है। अब सेकेंड डोज का टाइम आ गया अंसारी जी, सेकेंड डोज का टाइम आ गया है। जैसे जो 45 प्लस के लोग थे उनको सेकेंड डोज का भी टाइम आ गया है, वो भी एक प्रायोरिटी है, उन्हें कैसे निभाएं? तो ये सारी चीजों का लॉजिक एक ही है कि हमें वैक्सीन चाहिए। मैं सुशांत भैया से अनुरोध करता हूं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, मोदी जी से अनुरोध करें और छत्तीसगढ़ को राहत दिलाएं, छत्तीसगढ़ को वैक्सीन दिलाने में मदद करें, तो उनका आभार। ठीक है सुशांत शुक्ला जी, जो बात सुबोध जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस पर घेर तो जाती है। वो बात अलग है कि आप जवाब देके अपनी दलीलें देकर उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात कहीं से छिपी नहीं है कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसकी तैयारियां नहीं हुई थी, एकदम से लागू किया गया। वैक्सीन ना होने की शिकायतें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। मैं 2 पक्षों पर आपको जवाब देना चाहूंगा। पहला पक्ष ये है कि डॉक्टर हेमंत चटर्जी की बात, डॉक्टर हेमंत चटर्जी ने वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की बात कही, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में कोविड इलाज के नाम पर जो भयादोहन किया जा रहा है, क्या उस पर भी हमारी डॉक्टर बिरादरी अपनी आपत्ति दर्ज करेगी? जो उनके समाज के लोगों ने भयादोहन की व्यवस्था बना दी है, कुछ लोगों ने, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई तय की जाएगी? पहला विषय हेमंत चटर्जी। दूसरा विषय मेरे साथी सुबोध हरिद्वार जी से है कि जब इस प्रदेश में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, तब इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन के विरुद्ध बयान देकर एक व्यवस्था बदलने की बात कही। इस प्रदेश के मंत्री और यहां तक प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वैक्सीनेशन के विरुद्ध बातें कही। लोगों के बीच में अब व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन उसके बाद जब बात आई तो वर्ग संघर्ष की स्थिति लाकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में खड़ा कर वैक्सीनेशन के नाम जो स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है लोगों का, उस लाभ पर वर्ग संघर्ष की व्यवस्था कर दी। जिस प्रदेश में बाबा घासीदास जी ने मन के एक समान की बात कही थी, उस प्रदेश में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी। आज स्वास्थ्य मंत्री नाराज है, मुख्यमंत्री से उनके मतभेद है, प्रदेश स्वास्थ्य की बात जो हो रहा है। उच्च न्यायालय ने वैक्सीनेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज की, तब यह प्रदेश व्यवस्था का कारक बनाया वैक्सीनेशन पर। उसके बाद ये आते हैं, अभी इन्होंने कहा निर्माण कार्य दिखावे की दुनिया किसी और को दिखाइए। माननीय सुबोध जी, आपके मुख्यमंत्री से आप अनुरोध कीजिए दिखावा ना करें। इस प्रदेश में मेरे पास ऐसी 10 सूचियां भी हाथ में रखी हुई हैं जिस पर 10,000 करोड़ से ऊपर के काम राज्य सरकार करवा रही है, लेकिन दिखावा 1,000 करोड़ के काम को बंद कराकर अपना प्रशंसा लेना चाहती है। वो 10,000 करोड़ के काम को भी बंद कराए, क्योंकि यह प्रदेश आर्थिक आपातकाल की बात जो हो रहा है। अब आता हूं पैसे की स्थिति पर, मैं पूरी बात कर लूं साहब। इस प्रदेश में शराब पर सेस लगाया गया, 600 करोड़ से ऊपर की राशि प्राप्त की गई। आपदा राहत का पैसा इनके पास पड़ा है, इनके पास डीएमएफ फंड जो केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत मिला है, ऐसे कुल मिला के 3,000 करोड़ रुपए इनके पास वर्तमान में उपस्थित हैं। ये दिखावा किसको दिखा रहे हैं कि हम 1,000 करोड़ के काम बंद कराकर बात जो ही लेना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार पर उंगली उठाना चाहते हैं। पहले स्वयं के गिरेबान पर झांके। चलिए सर, जवाब ले लेते हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी बात रख ले, तो आपने बोला विस्तृत बात रखने की। मुक्तांजलि वाहन बंद है, जननी सुरक्षा योजना बंद पड़ी है, फंड की कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि इनके प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिले के दौरे से नाराज हैं। तो मैं इनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, ये संक्रमण काल है, महामारी का काल, दलीय प्रतिबद्धता छोड़कर विपक्ष को भी रचनात्मक गतिविधियों में संलिप्त करते हुए सर बहुत सरकार के हम साथ खड़े। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, वक्त की कमी है। सुबोध जी, ठीक है सुबोध जी।
मैं इन सारी बातों का एक ही जवाब देना चाहता हूं। 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को आप आ जाइए, और उन्होंने कहा था हम वर्चुअल में मिलना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ कि हमें समय चाहिए, 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल था, हमने तुरंत, और क्योंकि कोरोना था, तो भूपेश बघेल जी ने तुरंत उस पर रिप्लाई किया कि मैं हर तरीके की बैठक के लिए तैयार हूं, हर तरीके के सुझाव के लिए तैयार हूं, आप लोग 12 तारीख को आमंत्रित हैं। ठीक। अब 12 तारीख को जब समय दे दिया तो आपने कहा हम वर्चुअली मिलेंगे। तो भैया कोरोना का समय है, आपको अगर जनता की इतनी चिंता है, आप इतनी राय जो टीवी पर दे रहे हैं, अगर आपके नेता मुख्यमंत्री से चर्चा कर देना चाहते हैं, उनको आना चाहिए था। 12 तारीख निकल गई, कोई नहीं आया। ठीक है सर। किसी ने संपर्क नहीं किया, जबकि 5 सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास से फोन गया, 5 सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास से फोन गया। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि कब, भैया मुझे बोलने दीजिए, आपकी बात का जवाब देता है कि कौन विपक्ष को लेकर के नहीं चलना चाह रहा है? नरेंद्र मोदी जो विपक्ष के लोगों के साथ सर्वदलीय चर्चा नहीं करते, कि भूपेश बघेल जो विपक्ष के लोगों को आमंत्रित करते हैं चर्चा करने के लिए, या उनके इन्विटेशन को 15 मिनट में स्वीकार करते हैं? सुबोध जी जवाब ले लो। सुशांत जी, तो संक्षेप में मुझे एक चीज बता दीजिए, जो आपके नेताओं ने मांग की थी मिलने की सरकार, ठीक है सुबोध जी, वक्त की कमी है, सुबोध जी मैं जवाब ले रहा हूँ। सुशांत शुक्ला जी ये बता दीजिए, जो आपके नेताओं ने मांग की थी सरकार के से मिलने की, ट्वीट करके हमने भी देखा था, हमने खबर भी चलाई थी कि सीएम ने इजाजत दे दी है कि आप वर्चुअली मिल लें, तो आपके लोग नहीं मिलने गए, तो क्या इसको दिखावा नहीं कहा जाए? क्या आप पब्लिक डोमेन में बताना चाह रहे हैं? इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में जाइए जी। महामहिम राज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन्होंने स्वयं पहल नहीं किया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने संक्रमण काल में अपनी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इनसे मांग की, एक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम आपसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, तो वर्चुअल का बहाना बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करना चाहती, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस कोरोना संक्रमण में लोगों के बीच में मध्य में जन जागरण के काम के साथ सुविधाओं के प्रदान करने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपकी बात पर, सुबोध जी की बात का खंडन करता हूं। इस बात ठीक है, कोई बात है, भूपेश बघेल जी अपनी स्तुति वंदना स्वयं करना बंद करें और प्रदेश की जनता को बचाएं इस कोरोना काल से। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है। ठीक है, अब हेल्थ एक्सपर्ट के पास चलते हैं हम। सर आपसे जानना ये चाहेंगे, और हमने ये भी देखा था कि बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ शिकायती लहजा जो था हमने महसूस किया है। क्या डॉक्टर्स के ऊपर, एक्सपर्ट्स के ऊपर क्या थोड़ा बहुत दबाव है क्या सरकार का? देखिए, जहाँ तक भयादोहन की बात है, कोरोना के ट्रीटमेंट में हम चिकित्सा कर्मी विगत 1.5 सालों से अनवरत जुड़े हुए हैं। हमने अपने परिवार की, अपने आसपास की, अपनी सुख सुविधाओं की कभी चिंता न करते हुए केवल मरीजों की चिंता की है। डेफिनेटली डॉक्टर होने के नाते हमको भी बहुत असहाय महसूस करते हैं कई बार हम लोग, कि ऐसे मरीज जो जिस बीमारी से ग्रस्त होकर आते हैं उनको कई बार हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। और रहा सवाल प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज का, हम प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर सब सम्मिलित रूप से यही प्रयास कर रहे हैं कि मरीज कैसे ठीक हो। रहा सवाल मॉनिटरी जो इन्वॉल्वमेंट है कि पैसे का जो भयादहन किया जाता है, ये इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। सरकार ने जो दरें फिक्स की है उसी हिसाब से इलाज के दौरान पैसे दिए जाते हैं। हर चीज के लिए जो नहीं सर, हेल्थ नहीं सर ये जो सवाल नहीं था मेरा। दरअसल जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेशन होना चाहिए, आपको केंद्र से कहना चाहिए। कर रहे हैं नहीं, डेफिनेटली हमारा रिप्रेजेंटेशन आईएमए हेडक्वार्टर ने भी केंद्र को बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है इस बारे में कि वैक्सीनेशन के प्लानिंग के बारे में जो डेफिसिट रह गई है उसको किस तरह ठीक किया जाए। वैक्सीनेशन एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको किस तरह अच्छे से अच्छा किया जाए, इसके लिए आईएमए हेडक्वार्टर और आईएमए सीजी स्टेट भी बहुत ज़्यादा प्रयासशील है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमको वैक्सीन मिल जाए ताकि हम बेनिफिशियरीज को जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास करें। उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सॉल्व करेगी ये उनकी जिम्मेदारी है। बट चिकित्सक होने के नाते हमने भी अपने कंसर्न जो है, हमारी चिंता केंद्र सरकार को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व है जो आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उसने अपनी भी चिंता जाहिर की है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद ही चिकित्सक हैं, तो उनको हमने अपना कंसर्न दिया है कि सर जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कोरोना का बचाव बहुत हद तक संभव हो पा रहा है तो क्यों नहीं इसे और बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासशील रहेंगे।
इसमें हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जब भी हमारे पास वैक्सीन आएंगे, हम लोग हर किसी को वैक्सीनेशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे। कुल मिलाकर मुद्दा ये भी था जो आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई, भारतीय जनता पार्टी उसको जरूर दिखावा कह सकती है, लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि अब से कुछ दिन पहले ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था कि आखिर ऐसे वक्त में केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा पर क्यों जोर दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई दलीलें हैं, उस पर बचने की कोशिश लगातार की जाती है और यही राजनीति भी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हमारे साथ सुबोध साहब, सुशांत शुक्ला और साथ ही हेमंत चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।